नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने बहुत जबरदस्त हिंदू कार्ड खेल दिया है। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला तुरुप का पत्ता चल दिया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है, जो सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने के सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देगी। उत्तराखंड में चुनावों के दौरान भी बीजेपी ने दांव चला था, जिसका फायदा यह मिला कि राज्य में पहली बार कोई सरकार लौटकर सत्ता में वापस आई। अब यही मुद्दा गुजरात चुनाव में भी बीजेपी का ब्रह्मास्त्र होगा। अरविंद केजरीवाल जिस तरह हिंदू वोटों के लिए चुनावी स्टंट कर रहे हैं, कभी कृष्ण और कंस की बात करते हैं तो कभी करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो की फरमाइश कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केजरीवाल और कांग्रेस दोनों के लिए बोल पाना आसान नहीं होगा। बीजेपी के इस ऐलान के साथ यह भी साफ हो गया है कि गुजरात में चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, चुनाव किस तरफ जा रहा है। बीजेपी और केजरीवाल की खींचतान से अलग कांग्रेस चुनाव में बिल्कुल चुपचाप काम कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा के बीच गुजरात का मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा? एग्रेसिव हिंदू कार्ड खेलकर केजरीवाल कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी का नुकसान तो नहीं कर देंगे? क्या केजरीवाल कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में अब भी सेंध लगाने की स्थिति में हैं? कॉमन सिविल कोड का मुद्दा क्या बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर में जोश भर पाएगा? आज कुरुक्षेत्र में इसी पर करेंगे चर्चा। हमारा सवाल है, बीजेपी फॉर्म में आई क्या, इसीलिए गुजरात में यूनिफॉर्म ले आई? आज गुजरात की कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुजरात की कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना ये तय किया है और कैबिनेट मंडल ने ये कमेटी के गठन के लिए संपूर्ण सत्ता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को दी है। एक तो जो सिविल कोड या सिविल कानून बनाने का जो अधिकार है, ये अधिकार देश की पार्लियामेंट को है। ये पर्सनल लॉ सभी देश की पार्लियामेंट में पास करके कानून बना है। गुजरात सरकार या गुजरात की असेंबली को एक कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी बात, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको बहुमत है। यहां देश की पार्लियामेंट में भी भाजपा के पास बहुमत है और 8 साल से उनकी सरकार है। लेकिन ये चुनाव गुजरात में आने में 3-4 दिन की देरी है, 3-4 दिन ही बाकी है। उसी समय एक कॉमन सिविल कोड बनाने का निर्णय गुजरात की कैबिनेट ने लिया है। उसका कोई मतलब नहीं है। ये डिसीजन तो केंद्र की कैबिनेट को लेना चाहिए था और 4-5 दिन के पहले क्यों लिया गया? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर इरशान त्रिवेदी जी, इसके साथ ही साथ हमारे साथ राशिद अल्वी हैं, कांग्रेस के नेता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इसके अलावा बीजेपी से भी पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे। लेकिन मैं राशिद अल्वी जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। ये जो नया दाव भारतीय जनता पार्टी ने चला है गुजरात में, क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा अब गुजरात इलेक्शंस में भारी रहेगा इस दाव के बाद? देखिए, जनता बहुत समझदार है। पहला तो सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया, जबकि उसने हिमाचल की तारीखों का ऐलान कर दिया? सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को ये मौका दिया जाए कि अपनी राजनीति के लिए जो करना है कर लो, रेवड़ियाँ बांट लो, उसके बाद तारीखें ऐलान की जाएंगी। और आपको याद होगा, पिछली बार जब गुजरात का चुनाव हुआ था तब भी यही हुआ था। मोदी जी गए थे, अपनी रेवड़ियां बांटी थी, तब तारीखों का ऐलान हुआ था। क्या यही लोकतंत्र है? अब रहा सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का। बड़े अदब से एक बात बताइए आप मुझे, गुजरात अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दे,
यूपी अलहदा बनाए, 28-29 स्टेट सब अपना अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए, तो क्या ये यूनिफॉर्म होगा? क्या ये यूनिफॉर्मिटी आएगी? आज तो 4 पर्सनल लॉज हैं, उसके बाद तो 28-29 हो जाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये राजनीति नहीं है तो क्या है? ये सिर्फ राजनीति है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर सिर्फ इलेक्शन का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। आप बार बार कहते हैं गोवा के अंदर तो बहुत दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और मुझे ऐसा लगता है गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड को शायद किसी ने पढ़ा ही नहीं है। एक तो वो बीजेपी ने नहीं बनाया, पुर्तगालीज ने बनाया था, 100 साल पुराना है। दूसरा, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस कानून के मुताबिक अगर कोई हिंदू औरत 25 साल की उम्र तक बच्चा नहीं दे पाती तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, हिंदू, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं। और अगर 30 साल की उम्र तक वो बेटा नहीं दे पाती है तब भी दूसरी शादी कर सकता है। कितना शर्मनाक है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गोवा के अंदर मौजूद है और जिसको बार बार बीजेपी सपोर्ट करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। मैं आंध्र प्रदेश से राज्यसभा का मेंबर रहा हूं, पहली प्रायोरिटी होती है मामा की भांजी के साथ शादी करने की, कि वो पहली प्रायोरिटी है, सबसे ऑस्पिशियस है। क्या करेंगे आप? नॉर्थ ईस्ट के अंदर 200 साल पुराने कानून मौजूद हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑनर करता है। देश के अंदर सब जगह क्रिमिनल लॉ एक नहीं है, कहीं एंटीसिपेटरी बेल है, कहीं नहीं है, कहीं सजा कुछ दी जा सकती है, कहीं कुछ दी जा सकती है, सिविल लॉज अलहदा हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ही इस देश। राशिद जी, आप जो ये तमाम समस्याएं बता रहे हैं और आप जो बता रहे हैं कि देखिए पुराने कानूनों के आड़ में लेकर कई जगह ऐसी चीजें हैं जो कुरीतियां हैं इस देश के लिए, तो आपको लगता है चलिए ठीक है अगर गुजरात में ये लागू हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि पूरे देश में होना चाहिए अगर होना चाहिए। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे बार बार बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर जिसका नाम लेती है, ये ठीक है या नहीं? देश के लिए लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहस इस बात को लेकर भी है। देखिए बहुत सीधी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर 15 आर्टिकल्स हैं, अकेला एक नहीं है, ये 44। बाकी किसी आर्टिकल की बात नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मजदूरों का शेयर इंडस्ट्रीज में होना चाहिए, मैनेजमेंट में होना चाहिए, इसकी बात नहीं होगी। कानून जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग होनी चाहिए, इसकी बात नहीं होगी। सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 पढ़िए, वो कहता है सरकार को कोशिश करनी चाहिए, इंडीवर का लफ्ज है, कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब है कि जितने मजहब के लोग हैं सबसे मशवरा कीजिए, सिखों से कीजिए, मुसलमानों से कीजिए, ईसाइयों से कीजिए, कंसेंसस पैदा कीजिए। हम इसके खिलाफ नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, लेकिन डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। आपके पास मेजॉरिटी है तो आप जो चाहे कानून बना दें। आप सबसे मशवरा कीजिए, तमाम राजनीतिक दलों से मशवरा कीजिए। आपका लॉ कमीशन कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है, जस्टिस चौहान ने रिपोर्ट दे दी है, इसके बावजूद आप इंसिस्ट करते हैं। चलिए कर लीजिए, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करना तो सबसे मशवरा कीजिए। आप मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को बुलाइए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुलाइए, यानी इसके खिलाफ कोई नहीं है, इसका तरीका सही होना चाहिए। राशिद जी, जहां तक मैं आपकी बात को समझ पाई हूं, आप यही कह रहे हैं कि इसका तरीका सही होना चाहिए, इसके खिलाफ कोई नहीं है। इरशान त्रिवेदी जी, आम आदमी पार्टी तो बहुत दमखम के साथ गुजरात चुनाव में उतर रही है, अब इसका तोड़ क्या लाइएगा आप गुजरात में? तो बड़ा दाव बीजेपी ने खेल दिया है और ये भी कह रही है कि देखिए हमें तो समर्थन नहीं मिलता किसी का, क्योंकि सब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्राची जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी यानी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री का ये जो सुझाव है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो एक उम्दा विचार है। मैं किसी भी पार्टी के ऊपर उठ के ये बोलूंगा कि एक उम्दा विचार है, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी जी का विचार नहीं है। ये सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने और उसके द्वारा बाबा साहब आम्बेडकर ने सबसे पहले वो लॉ में पेश किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यूसीसी वो पारित नहीं हो पाया उस वक्त।
सिमिलरली भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 बार 2020 में, 2021 में 2 बार कोशिश की, लेकिन उन्हीं के और आरएसएस के बीच के मतभेदों के कारण शायद ये पारित नहीं हो पाया। अब ये जो गुजरात के चुनाव के वक्त कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, कुछ सोच रहे हैं देश के बारे में। मैं तो बोलूंगा कि देश में समान एक कायदा लागू होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से राशिद अल्वी जी ने कहा, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ऐड करूंगा कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर माने कि स्टेट की मैटर से, वो रिलीजन मैटर से डिफरेंट होनी चाहिए। उसका एक सिंपल, उसका बेसिक डेफिनेशन ये हुआ। तो मुझे ये लग रहा है कि ये शायद कोई भी एंटी मुस्लिम या एंटी हिंदू बन जाएगा, रादर देन कोई भी एक स्टेट की बात करते हुए। क्या हम लोग ऐसा चाहेंगे कि गुजरात में जो गाय माता के नाम से जानी जाती है, वो शायद कोई और स्टेट में जाके उनका कोई कट जाए या उनका मीट बाजार में बिके? क्या हम ये चाहेंगे कि कोई लड़का, कोई एक धर्म का लड़का एक दूसरे धर्म की लड़की को भगा के ले जाएगा, जो कि एक राज्य में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ऐसा आता है कि वो कायदे से विरुद्ध है, तो जो दूसरे जाके राज्य में चला जाएगा, तो क्या उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा? वो वहां पे फेवरिस्ट हो जाएगा? तो किसी भी गुजरात के लिए उस ठीक प्रकार है की या कमेटी- नहीं है? इरशान त्रिवेदी जी, आप नहीं, जो ये बात मैं कह रहे हैं यही कि बोल रहा हूं- बाकी नहीं, स्टेट्स नहीं, में अलग हो जाता है, मैं ये overall गुजरात बोल के लिए रहा हूं ठीक कि है या सब नहीं? में- मैं सब में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि गुजरात में। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि गुजरात में अभी इलेक्शन है, तो उसका तो मतलब यही होगा कि ये सिर्फ बीजेपी का चुनावी दांव है, रादर कुछ नहीं है। ये कमिटी बनी, ऐसी तो कई कमिटी बनी है और अब ठीक तक है। उसका कोई सोल्यूशन आया नहीं है। तो गुजरात में भी शायद ये लोगों का वोट अपनी तरफ खींचने के लिए एक कमिटी बनाई है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये तो आम कमिटी आदमी भी पार्टी उस भी तो प्रकार कुछ से ऐसा ही शायद कर रही है ना, हिंदुओं के इरशान वोट- त्रिवेदी जी। हिंदू देवी ये तो देवताओं के एंटी-हिंदू फोटो हो लगा जाएगा। दीजिए आप मैं नोट तो पर। बोल रहा हूँ कि ये इससे राजनीति बीजेपी फिर को किस नुकसान होगा। कैसी राजनीति है? इससे तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा ना, ये तो इनकी हिंदू बन जाएगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हिंदू महिला है, मुस्लिम महिलाओं से थोड़ा सा ज्यादा फॉरवर्ड है, ऐसा कहा जाता है। ठीक अब है। मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो हिंदू महिलाओं की सुधांशु जो त्रिवेदी forward जी हमारे nation साथ है, जुड़ वो गए हैं। हमारे राशिद अल्वी जी और इरशान जी, आपने भी कई सवाल खड़े किए। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये जो आपने प्रस्ताव लाया और जो ये बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात में लिया है, राशिद अल्वी जी ये कह रहे हैं कि आप पूरे देश में क्यों नहीं करते हैं? हर अलग अलग स्टेट में एक अलग अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, इसका क्या मतलब है? ये तो सियासी दांव लग रहा है सीधे सीधे तौर पर। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अनेक राज्यों में अलग अलग क्रिमिनल कोड भी होते हैं, मगर ये तो सच है ना कि कोई ऐसा क्राइम नहीं होता जिसकी एक देश में एक हिस्से में सजा हो और दूसरे में ना हो। परंतु यहां पर ऐसी स्थिति है कि अगर मुस्लिम महिला डाइवोर्स लेगी तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। और डाइवोर्स तो छोड़िए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला को तलाक लेने का हक है? तलाक की बिद्दत सिर्फ पुरुष के लिए। ऐसा विचित्र कानून तो कहीं हो ही नहीं सकता कि दोनों में सिर्फ एक को हक होगा, दूसरे को हक होगा ही नहीं ट्रिपल तलाक देने का। इस ढंग के जो प्रावधान गैर जरूरी थे, उनको हटाने की बात हमने आज से नहीं, जब से हम जनसंघ के जमाने से अस्तित्व में आए 1951-52 से 70 वर्षों से हमारे एजेंडा में। और मैं विनम्रता से अपने सभी जो प्रतिपक्षी सम्मानित लोग हैं, और राशिद अल्वी जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, हमारा एक मैनिफेस्टो दिखा दीजिए जिसमें कॉमन सिविल कोड हमारी प्रतिबद्धता में न हो। चलिए 1980 के बाद के तो अवेलेबल होंगे, एक दिखा दीजिएगा जिसमें ना हो। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है। और ईमानदारी क्या है, देखिए, हमने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया और नाटक क्या होता है कि आम आदमी पार्टी कुछ और कहती थी पहले, अब अचानक कुछ और कहने लगी कि साहब इसी गुजरात में उनका प्रदेश अध्यक्ष कहता मंदिर शोषण के केंद्र हैं, कथावाचकों के पास मत जाओ, देवी देवताओं पे चढ़ावा मत चढ़ाओ, और वो कहते हैं फोटो चाहिए। चलिए मान लिया, तो केजरीवाल जी ने पर्सनल कैपेसिटी में क्यों लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को? कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके लिखते कि एक सुझाव है, जबकि वह मामला आरबीआई के अधिकार में है। उसमें भारत सरकार भी सिर्फ सुझाव दे सकती है, टेक्निकली आरबीआई का बोर्ड पारित करेगा। यानी एक टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे पर्सनल लेटर लिखना, यह होती है सियासत। और वो भी जो आपके पिछले स्टैंड से 180 डिग्री अलग हो। हमारी तरफ से जो है वो हमारा 71 साल का यथावत स्टैंड, और उसके बारे में भी हमने प्रस्ताव पारित किया और सिर्फ कमेटी बनाने की बात सुधांशु जी, की। यहाँ हाँ, टाइमिंग ये को मैं लेकर जरूर सवाल कहना खड़े कर चाहता रहे हैं हूं। कि आपको चुनाव से पहले क्यों याद आता है? आपने उत्तराखंड में भी ऐसा ही किया, चुनाव से ठीक पहले आप ये प्रस्ताव लिया है, कैबिनेट से आपने पास करवा दिया, उत्तराखंड आप जीत गए। यही आप गुजरात में भी कर रहे हैं। प्राची जी, मैं यही कहना चाहता हूं, मैंने टाइमिंग तो याद दिलाई, 71 साल की टाइमिंग है। क्या हमने 2019 के लोकसभा में नहीं लिखा है ये प्रस्ताव में? बताइए। अब मतलब अगर हमने कोई कमिटमेंट किया है और वो अंतिम चरण में भी, इनका पूछिए कहीं लिखा था ये? यही अंतर है। ये विषय राजनीति का नहीं है, राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का है।
क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी क्रेडिबिलिटी मजबूत की है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जैसे जैसे मौका मिलता, जैसे जैसे अधिक शक्ति मिलती है, हम उत्तरोत्तर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमारा कोई एक स्टैंड बताइए धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक मुद्दे पे जो 71 साल में कभी हमने चेंज किया हो। ठीक, मैं 71 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, 71 हफ्ते, और इनका कोई एक स्टैंड बताइए जो 71 हफ्ते भी स्टैंड किया हो। इसलिए इन्हीं कारणों से आज जनता की नजर में पॉलिटिशियंस के बारे में एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, नेताओं के बारे में विश्वसनीयता का संकट है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा निभाया है, और मोदी जी के नेतृत्व में हम उस विश्वसनीयता के संकट को हटाते हुए ईमानदारी से, ठीक है विषय आपका अलग अलग हो सकता है, आप हमसे असहमत हो सकते हैं, आपकी नजर में हम गलत हो सकते हैं, पर जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। 370 हो, 35 हो, श्री राम जन्मभूमि, ठीक है, मैं कलीमुल जी को लेकर आऊंगी चर्चा में, सुधांशु जी, लेकिन उससे पहले मैं राशिद जी से काउंटर ले लेती हूँ। कलीमुल जी सबसे ज्यादा असहमत होंगे आपके इस फैसले पर, लेकिन राशिद अलवी जी बता रहे हैं कि देखिए हमारा तो कई सालों से, आप बताइए, हमारा तो 71 सालों से यही एजेंडा रहा है। हमारे तो जो मैनिफेस्टो है उसमें भी इसका जिक्र रहा है। हमने तो अंतिम चरण में आके कम से कम कंप्लीट तो किया। देखिए, एक तो मैं सुधांशु जी को ये बता दूं, मुस्लिम महिला भी तलाक ले सकती है, इसका प्रोविजन है। वो शायद आपने पढ़ा नहीं, आपको मालूम नहीं है। हस्बैंड तलाक दे सकता है, महिला ले सकती है। सर, मैंने अब रहा सवाल ये, आप जो मैनिफेस्टो में कहते हैं वो पूरा करते हैं। आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या पूरा किया आपने? आपने 15 लाख रुपए हर आदमी को देने का वादा किया था, किया आपने? आपने 100 दिन के अंदर महंगाई खत्म करने का वादा किया था, किया आपने? आपने पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने का वादा किया था। मोदी जी ने कहा था प्रधानमंत्री बनते ही, मेरी किस्मत से पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो गई। आज कहां पहुंच गई पेट्रोल डीजल की कीमत? ये सारे वादे आपको याद नहीं आते। आपको याद है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको याद है लव जिहाद, आपको याद है 3 तलाक, आपको याद है घर वापसी। ये हैं आपके मुद्दे। आपके मुद्दे आर्थिक नहीं है, आपके मुद्दे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपके मुद्दे महंगाई नहीं है, आपके मुद्दे बेरोजगार नौजवान नहीं है। ये आपके मुद्दे हैं। इन्हीं को लेके आप कह रहे हैं कि 71 साल से आप लड़ाई लड़ते चले जा रहे हैं। कितनी तकलीफ। मैं इस पर जवाब दूं सुधांशु जी का, लेकिन उससे पहले कलीमुल जी भी हमारे साथ चर्चा में है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। मैं लौट रही हूँ राशिद जी आपके पास। कलीमुल हफीज जी, अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे, देखिए जरूरी है अगर कहीं पर भी किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो एक कानून होना चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का कोई शख्स हो। इसमें आपका स्टैंड क्या है? आप गुजरात सरकार के इस फैसले से सहमत हैं या नहीं? नहीं, मैं भारत सरकार के जो लॉ कमीशन जिसको जस्टिस बीएस चौहान ने हेड किया 2018 में, मैं उसके फैसले से सहमत हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि आफ्टर डिटेल्ड डिस्कशन एंड कंसल्टेशन विद द पब्लिक इट इज नॉट नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। तो जब हमारे लॉ एक्सपर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं कि ये ना जरूरत है इसकी और ना इसकी कोई आवश्यकता है, तो आखिर ये चुनावी स्टंट के लिए, अपने चुनावी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता को गुमराह क्यों कर रही है? दूसरी बात, ये सिर्फ स्टेट से ज्यादा ये सेंटर का सब्जेक्ट है, चूंकि कंकरेंट है। कंकरेंट में स्टेट में पहले से पर्सनल लॉज मौजूद हैं। और दूसरी बात जो यहां पे बात हुई कि जब 1941 में हिंदू कोड बिल कमेटी बनी और 1949 पे उसमें बहस हुई, तो 28 लोगों में से 23 लोगों ने उस हिंदू कोड बिल का अपोज किया। और फिर उसके बाद जब वो बहस आगे बढ़ी तो इसी मुद्दे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बाकायदा इस्तीफा देना पड़ा, चूंकि 23 लोग ये कह रहे थे कि ये छोटी जाति होने की वजह से बड़ी जाति वालों से बदला लेना चाहता है, इसलिए हिंदू कोड बिल लाता है। और वो हिंदू कोड बिल वापस हुआ, उसमें भी समान, यानी हिंदुओं में ही समान नागरिकता की बात कही गई थी, उन कुरीतियों को दूर करने की बात की गई थी। तो यही जो आरएसएस वाले हैं या जो इस तरह की मानसिकता वाले हैं, ये अपने धर्म में ही समान कानून के फेवर में नहीं थे, इसीलिए फिर उसको खत्म करके फिर 3 अलग अलग कानून लाए गए, वो भी काफी। हाँ तो ठीक है ना सर, अगर इधर कुरीति है कलीमुल हफीज जी, तो एक कानून आ जाएगा तो ये तो सबके लिए होगा ना, ये तो सबके लिए होगा ना, हिंदू मुस्लिम सबके लिए होगा। आप जिन कुरीतियों की बात कर रहे हैं ये तो सबके लिए होगा फिर। जी
मैडम, जब ये अपने लॉ कमीशन की बात नहीं मान रहे, ये सिर्फ इलेक्शन में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए चलो, दूसरी बात, बेवकूफ बना रहे हैं ये जनता जो को। छोटे सुधांशु जी, इनके जो अभी छोटे राशिद पैक अलवी जी हैं, भी कह रहे थे कि आपने वादे तो बहुत सारे किए थे, एक ही 2 वादे आपको याद रह गए। आप महंगाई खत्म करने का वादा था, बेरोजगारी दूर करने का वादा था, ये तो आपको कुछ याद नहीं रहता। देखिए, मैं पूरे अदब से राशिद अलवी जी से कहूंगा, जनाब हमने 2 करोड़ रोजगार के अवसर देने की बात कही थी। 2 करोड़ हर साल नौकरी देना आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को तो समझ में आना चाहिए। भाई पूरे देश में 1% ही सरकारी नौकरी हो सकती पॉपुलेशन की, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। 1.5 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी हो ही नहीं सकती, तो 2 करोड़ प्रति नौकरी कैसे दे सकते हैं? रोजगार के अवसर थे तो मुद्रा योजना से लेके आने, देखिए मुद्रा योजना में ही 34 करोड़ लोगों ने लिया है लोन। अगर हम ये मान लें आधे या आधे से भी थोड़े कम ने अगर रोजगार सृजित हुए हो तो 14 करोड़ रोजगार तो सृजित हुए। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ऐसे ही तो नहीं बन गया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, बेरोजगारी का जो इंडेक्स सीएमआई का डाटा, जिसको लेकर आप ही के लोग फरवरी के महीने से लेके अगस्त तक हमारे ऊपर अटैक करते रहे कि 8.5% है, जो पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा है। सच है, सितंबर में उसी सीएमआई ने कहा 6.4% आ गया, जो 2018 के बाद सबसे बेहतर। अब उसके बाद आप आइए, महंगाई आज भी 6.7% है, जो आप लोग छोड़ गए थे उसकी आधी, यानी 2013-14 की आधी। और तो और हम क्या कहें, रसिया के पुत्तन को समझ में, पुतिन साहब को समझ में आ गया, मगर आपके पुत्तन भैया को नहीं समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं भारत अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में डील कर रहा है, तो रशिया के पुतिन समझ रहे हैं, आपके पुत्तन भैया नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है जनता का दोष नहीं है। आपको अपने पार्टी के चिर युवा को आप जैसे प्रबुद्ध लोग समझाएं तो बेहतर समझ में आएगा। दूसरा, मैं विनम्रता से पूछता हूं, कहीं हमने लिखा हो कि 15 लाख रुपए वापस आ जाएंगे, तो बताइए ये हमने कि मैनिफेस्टो में लिखा था क्या? दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं, जो आप मोदी जी के स्टेटमेंट की बात बता रहे हैं, मैं प्रमाण से बोल रहा हूं, यह बोला गया था स्टेटमेंट किस संदर्भ में और क्या था? यह रामलीला मैदान की रैली जनवरी 2015 जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था, चूंकि पेट्रोल की कीमतें नियंत्रित हो रही थी और यह कहा कि जो हमने वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं, तो मोदी जी ने व्यंग करते हुए कहा था, अब बताइए इसका लोग ये कह के मजाक उड़ाते हैं कि इनकी तो किस्मत अच्छी है कि इनकी सरकार आने के बाद दाम कम हो गए तो इसलिए दाम कम होने लगे। यह उन्होंने कहा था। रही बात 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने की बात, हमने नहीं, 2009 में आपने कही थी, और 1 साल के बाद महंगाई डायन खाए जाते। राशिद अलवी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं जो लिखा मैनिफेस्टो में वो हमने कंप्लीट किया, लेकिन हम कुछ करते हैं तो आपको लगता है किस्मत से हो गया। सुधांशु जी, मैं एक तो जो आप ये कह रहे हैं कि आपके ज़माने में महंगाई कम हुई है, आप मेरे बड़े मित्र हो, कहीं सड़क पे बाजार में जाके ये बात मत कह देना कि महंगाई कम हो गई। टीवी पे बैठ के कह रहे हो, ठीक है, देश के लोग सुन रहे, लेकिन सड़कों में और बाजारों में जाके मत कह देना कि आपने महंगाई कम कर दी है। और 2 करोड़ नौकरियों की बात, भाई ये तो बोलने से पहले सोचना चाहिए था प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री पहले सोचते कि मैं 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है। बोलेंगे वो और उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं, रोजगार के अवसर बड़ा मुश्किल काम है भाई आपके जिम्मे। आप रोजगार के अवसर नहीं, रोजगार की बात की थी, नौकरी की बात की थी। और मुझे अच्छी तरह याद है प्रधानमंत्री ने कहा था, मेरी किस्मत से पेट्रोल डीजल की कीमत कम हुई है। आप कहेंगे, मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा। आज आप कुछ भी कहें, कलहदा चीज है। नहीं सर, मैं चुनौती देता हूं। उन्होंने कहा था लोग कहते हैं कि मोदी किस्मत वाला है, हंसते हुए कहा था, लोग कहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था मेरी किस्मत। सर सुधांशु जी, मेरे अजीज दोस्त, इस देश में जो इस बार इनकम टैक्स पे किया है वो सिर्फ 6 करोड़ लोगों ने किया है, 6-6.5 करोड़ ने, जिसमें 2.5 करोड़ लोगों ने जीरो रिटर्न फाइल किया है। इस देश की 120 करोड़ आबादी रोटी और रोजी के लिए जिंदा है। आप काहे की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं? आपके पार्लियामेंट के मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके कि सरकार के डेटा पे यकीन नहीं किया जा सकता, गलत है, सरकार दबाव बना के ये डाटा पब्लिक करती है। ये सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है, मेरा बयान नहीं है, आप उनसे पूछ सकते। तो ये डाटा देने की कोशिश मत कीजिए। हमारे जमाने में क्रूड ऑयल की कीमत 120 रुपए डॉलर थी
और हमने 60-70 रुपए पर लीटर तेल दिया। आपके जमाने में आज कितनी है? 80 और 85 लेकिन डॉलर। राशिद जी, अगर महंगाई आप दर 100 को रुपए कंपेयर से ज्यादा दे रहे करें हैं तो जिस महंगाई दर पर आपने छोड़ा था उससे तो कम है इस बार, और इसी को कोट करती है भारतीय जनता पार्टी कि कितना मुश्किल समय आया, कोरोना में सब कुछ ठप हो गया, फिर भी हमने महंगाई दर को बहुत बढ़ने नहीं दिया। देखिए, महंगाई दर की बात मत कीजिए, डाटा की बात मत कीजिए। दाल की कीमत दुगनी हो गई है, आटा खरीदना मुश्किल हो गया है, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान पे चली गई है। कौन सी चीज है जो इस देश के अंदर सस्ती हो गई है? और आपने कोविड का जिक्र अच्छा कर दिया। इनकी सरकार की कॉम्पिटेंस है, गंगा और यमुना के पानी के अंदर लाशें बहती फिरी हैं। गंगा के अंदर ऐसा हाल कभी नहीं हुआ कोविड के जमाने में। दिल्ली के अंदर फोन उठाते हुए डर लगता था कि न जाने किसकी मौत की खबर आ जाएगी। ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल में जगहें नहीं थी, लोग सड़कों पर मर रहे थे। सुधांशु जी, ये आपकी सरकार, सुधांशु जी, जो बात राशिद अलवी जी कह रहे हैं कि आप आंकड़े तो दिखाते रहिए, लेकिन ये बात किसी से नहीं छिपी कि दाल के जो दाम है वो कितने बढ़ गए, कैसे जायका गायब हो गया आम आदमी पार्टी की थाली से, आम आदमी की थाली से, माफ कीजिएगा। मैं बगैर आंकड़े के कुछ बातें बोल देता हूं। बात सही है, ये हमारे आंकड़े पे आरोप लगाते रहेंगे और हम कहते रहेंगे हमारे आंकड़े सही। तो मैं दर्शकों से कहता हूं ना, हमारी बात पे यकीन करिए ना इन पे। जब हमारी सरकार आई उस समय मोबाइल हैंडसेट तो हम सब यूज करते हैं। मोबाइल हैंडसेट कंज्यूम करने वाला भारत दुनिया का दूसरे नंबर का देश था। चाइना नंबर 1 था, हम नंबर 2 थे, यानी प्रयोग करने वाले। आज भी नंबर 2 है, मगर हमारे यहां मोबाइल बनाने की फैक्ट्री कितनी थी? 2। आज कितनी है? 200। 1 बिलियन मोबाइल हमने पिछले साल में एक्सपोर्ट किए हैं। जनाब, क्या आसमान से कोई रूहें या जिन्नात आके बना रहे हैं इन मोबाइल को? दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में बनी। जनाब, ये आसमान से जिन आके नहीं बना रहे हैं। अगर इतने हजारों किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, अभी आप देखिए, अभी दिवाली में यह कहा गया कि मकान जो खरीदे गए पिछले वर्ष के मुकाबले 30 से 40% अधिक मकान बिके हैं। तो मकान बनाने वाले लोग कोई क्या आसमान से आ रहे? देखिए, मैं मान रहा हूं बहुत बुरा दौर है अर्थव्यवस्था के लिए। कोविड और रशिया यूक्रेन की लड़ाई, मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं, क्या हुआ है ब्रिटेन में? 3 बार प्रधानमंत्री क्यों बदला है? 10.5% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जनाब। अब देखिए पूरे यूरोप में क्या स्थिति है। अमेरिका सबसे बुरे दौर में है। व्हाइट हाउस ने पहली बार अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोले। जनाब, मैं पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं। चाइना में यह खबरें हैं कि हुनान प्रोविंस में बैंक डिफॉल्टर हो गए हैं। तो इस ढंग की खबरें, क्योंकि वहां से ढंग से खबर तो आती नहीं है, कि बाहर टैंक लगाने पड़े हैं। जनाब, पूरे दुनिया में सुनामी आई हुई है और अगल बगल के जहाज पलट गए हैं, और फिर भी हमारा कैप्टन जिस कुशलता से चला रहा है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, अन्यथा वो मुझे एक देश बता दीजिए जहां से राहुल गांधी जी विदेश में जाके हमें अर्थव्यवस्था का ज्ञान देते हो और वहां महंगाई दर इस समय भारत से कम हो। थाईलैंड, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएस। अभी लास्ट टाइम ब्रिटेन में दिए थे जाके। अन्यथा बाहर से ज्ञान देना बंद कर दें। वो तो सर एक बात हुई अपनी जगह, यानी वो स्थिति हो गई, शहर भर में आग लग गई है और ये लोग प्रधान सेवक के ऊपर नाराज हैं कि गर्मी क्यों लग रही है, लगता है एसी नहीं ठीक से चला रहा है। मैं राशिद अलवी जी आपके पास आऊं, से पहले कलीमुल हफीज जी। अब अंत में मैं कहूं, विषय पे आते हैं। मैं कॉमन सिविल कोड के ऊपर बोलना चाहता हूं। जी जी, बात विषय के ऊपर। जी जी, सिर्फ एक ही लाइन में मैं कॉमन सिविल कोड की बात कह दूं। एक लाइन में सिर्फ समझिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, न हिंदू को, न सिख को, न जैन को, न बौद्ध को, न पारसी को। एक ही को प्रॉब्लम है। वो जानते हैं क्यों प्रॉब्लम है? राजे रजवाड़ों की रियासत चली गई सन 47 में, उनका विशेषाधिकार चला गया 69 में प्रिवी पर्स के साथ। मगर जो अपने को बादशाह, शहंशाह, नवाब और सुल्तान समझते थे, और कलीमुल हफीज साहब की पार्टी के पहले भी बोल चुके और अभी शौकत अली बोले हैं, 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की है। उनको अपनी बादशाहत का जलवाए जलाल और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर उसका वीटो वो चाहिए, वो बरकरार रखना था। बस उसका मलाल है दिल में कि मेरा वो जलवाए जलाल क्यों नहीं है जो 800 साल की हुकूमत में था। ये मूल मुद्दा है। बाकी सब तो आधार के ऊपर रस्म अदायगी कर रहे हैं। दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है भाई? ये तो सबके लिए लागू होगा ना, हिंदू हो मुसलमान हो। अभी जो सुधांशु त्रिवेदी साहब जो फरमा रहे थे, ये अपने जिले इलाही के बारे में जरा सुन लें कि जो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बने हैं,
ऋषि सुनक साहब, उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि भारत की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को अगर कोई ठीक कर सकता है तो मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री ही कर सकता है। ये तो इनके लिए, इनके जिले लाही के लिए एक कमेंट है। उससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ है, कहां पहुंची है, क्या इन्फ्लेशन है, क्या बेरोजगारी है, किस तरह से आपका फॉरेक्स कम हो रहा है, किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब आते हैं बात, आप ये कहां पे दिया आपने कहा है, कि कृपया आप दिखा दीजिए। हमें ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, अखबार की रिपोर्ट है, बाकायदा रिपोर्ट है। अब मैं आता हूं करीम जी, आप यूसीसी पे बात करना शुरू करें। ऋषि सुनक का स्टेटमेंट ऐसे नहीं आता, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर देता तो सबकी हेडलाइन होती। स्वागत है आपका, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। ब्रेक पर जाने से पहले कलीमुल जी, आपकी बात रह गई थी, यूसीसी पर आपका स्टैंड बता दीजिए। अगर एक कानून हो जाएगा इस देश में, तमाम लोगों पर लागू हो जाएगा, तो उसमें मुझे नहीं लगता आपत्ति होनी चाहिए। आप ही कहते हैं ना कि एक वर्ग को दबाया जा रहा है, एक वर्ग को सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है। एक कानून होगा, समस्या खत्म। नहीं, देखिए, ये मुल्क में डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट रिलीजन है, उनके डिफरेंट ट्रेडिशन है। अब सवाल ये है कि क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो एक्सचेकर को 3064 करोड़ का नुकसान हुआ और सरकार से कहा कि इसको, इस एग्जम्पशन को खत्म कर दो, क्या उसे खत्म करेंगी? क्या नागालैंड, मिजोरम को जो स्पेशल, जो उनका कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए उनको स्पेशल 371 में प्रोटेक्शन है, क्या उसको ये खत्म करेंगे? क्या आदिवासियों का जो कल्चर प्रोटेक्शन की जो हमने संविधान के थ्रू उन्हें गारंटी दे रखी है, उसको ये खत्म करेंगे? क्या जो हमारे हिंदू भाइयों में ही जो शादी में की तरीके से डिफरेंट जो प्रथाएं हैं, एक तरफ तो नॉर्थ इंडिया में ऐसा है कि अगर 5 पीढ़ियों में भी अगर कोई रिश्ता मिल जाएगा आपस में तो उसमें शादी नहीं होगी। दूसरी तरफ साउथ में सगा मामा सगी भांजी से शादी करता है। इस तरह से जो इस मुल्क के अलग अलग कल्चर हैं, क्या उन सबको खत्म करेंगे? या भारत के प्रधानमंत्री इस देश की जो विविधता है, जो इस देश की ताकत है, उसको प्रॉब्लम समझते हैं, इसलिए वो 1 नेशन 1 टैक्स 1 इलेक्शन 1 कल्चर इवन 1 फर्टिलाइजर चाहते हैं? या वो इस यूसीसी के थ्रू मुसलमानों के ट्रेडिशन को, कस्टम्स को टारगेट करना चाहते हैं? और ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है? सवाल तो यही है, ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है? नहीं, हमें नहीं लग रहा है ये, हमें नहीं लग रहा है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। हाँ। हमें तो ये लग रहा है ये देश के कल्चर के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। सुधांशु जी, देश के कल्चर के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है, नहीं लगता कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है? बता दीजिए जरा, क्या क्या इसमें प्रावधान रहेंगे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो बात कलीमुल हफीज साहब कह रहे हैं, वही अब नागालैंड और उनकी क्या बात कर रहे हैं? वो कम्युनिटीज 0.0001% की है, आपकी उनसे बराबरी। और चलिए, मैंने मान लिया आप स्पेशल स्टेटस चाहते हैं, अपना पर्सनल लॉ चाहते हैं, तो सिर्फ सिविल में क्यों चाहते हैं? क्रिमिनल में क्यों नहीं होना चाहिए? मुस्लिम समाज कहे कि चोरी पे मैं हाथ कटवाने को तैयार हूं, शराब पीता पकड़ा जाऊं तो 100 कोड़े खाने को तैयार हूं, उसमें दे दीजिए हमें। 2 चोर चोरी करेंगे, एक हिंदू एक मुसलमान, हिंदू 6 महीने की सजा काट के चला आएगा, मुसलमान के हाथ काट देंगे। वो तो नहीं करवाना है मुझे। मुसल ईमान मतलब पूरा ईमान का नहीं रहना है, आधा चाहिए। क्रिमिनल वाला तो मुझे कॉमन चाहिए, सिविल वाला मुझे पर्सनल चाहिए। अब सिविल में भी देख लीजिए, अरे भाई ये तो सिविल लॉ है, ये मतलब मुस्लिम मान्यता है कि ब्याज बैंक से नहीं लेना चाहिए। आज कहिए कि हम पूरे ईमान के हैं, हम ब्याज वापस कर देंगे, जो बैंक से ब्याज आएगा हम हर बार वापस कर देंगे ना, वो तो नहीं चाहिए। तो हमें आधा भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग हो। अभी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की अपनी आरबीआई से दिलवाइए परमिशन। अरे मैं इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग क्यों? आपको मिले आपको वापस करना चाहिए, दिलवाएंगे इंटरेस्ट, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम तो ऑटोमेटिक देगा आपको। सर, अगर आप ईमानदार हैं, ये बताइए कितने लोग हैं, कितने मुल्ला मौलवी वापस करते हैं? बाकी की तो बात और सुनिए, जनाब आप बोल नहीं रहे थे अपने इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की परमिशन बात कंप्लीट करने अच्छा, एक और बात कर देता हूं। आज यहाँ करिए टीवी पे। अरे पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। सुनिए, जहां तक इस्लामी मान्यता है तो हज अपने पैसे से की जाती है, जहां तक मेरी समझ है। मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूं, पर जितना मुझे पता है हज अपने पैसे से की जाती है। और हज सब्सिडी लेते थे आप, और सब्सिडी किससे? टैक्स पेयर से पैसे से, जिसमें अभी बोल चुके हैं राशिद अलवी साहब की केवल बहुत कम परसेंट है मुसलमानों का, 90% काफिर हैं आपके हिसाब से। काफिरों के पैसे पे हम सब्सिडी ले रहे हैं, ईमान नहीं खत्म हो रहा है। जनाब ये इतना सारा ईमान क्यों चाहिए सिर्फ उसी में जिसमें औरतों को दबाना है, ताकि उनको मुआवजा न मिले, इसीलिए वो तलाक न ले सके। आप जब तलाक देना चाहें तो तलाक फट से दे दें, उसके बाद वो हिजाब में भी रहने चाहिए। तो ये सारा पर्सनल लॉ सिर्फ
औरतों के पर्सनल फ्रीडम के लिए है। आपका जहां जहां समस्या वहां आपको सारा यूनिफॉर्म चाहिए, तो ये यूनिफॉर्म ने सारी यूनिफॉर्म चाहिए, बस एक टुकड़ा नहीं चाहिए, वो काट के चाहिए, ये हमारी समस्या। राशिद जी मैं आऊंगी कलीमुल जी आपके पास, जरा राशिद जी से इस बात पर जवाब ले लें। राशिद जी, अभी सुधांशु जी कह रहे हैं कि इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, एक वर्ग में अगर किसी एक लॉ के आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है या फिर कोई ज्यादती हो रही है तो खत्म हो जाएगी। एक बात तो मैं पूछना चाहूँगा कि सुधांशु जी ने जितनी लंबी चौड़ी बातें कही हैं कि सबसे अव्वल तो हज की सब्सिडी ख़त्म हो गई सुधांशु जी, ये आपकी सरकार ने बहुत पहले ख़त्म कर दी है। हाँ, मैंने बताया जब मिलती जिस थी उसी तरीके समय। की गुफ्तगू आप कर रहे हैं उसके बाद भी आप ये दावा करते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आपका तो एक एक जुमला ये बात बता रहा है कि आप उन्हीं के खिलाफ ये कानून बनाना चाहते। कोई भी आदमी आपकी बात सुनेगा वो सोचता रह जाएगा कि क्या यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, यही उसकी नीति है कि एक एक जुमला मुसलमानों के खिलाफ बोला जाए। मुझे तकलीफ हो रही है आपकी बात सुन के। अरे ये देश तो हिंदू मुसलमानों के लिए जाना जाता है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ रहते हैं। आप कह रहे हैं कि उनके हाथ कटवा देने चाहिए, उनका कत्ल कोड़े लगवाने चाहिए। अरे भाई, आपके हाथ में सरकार है, आप जो चाहे कानून बना सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप इंप्लीमेंट करोगे सुधांशु जी, तो क्या आप सबसे मशवरा नहीं करोगे या अपनी मर्जी का बनाओगे? अगर सबसे मशवरा करोगे तो आपको कहना चाहिए हम सबसे मशवरा करके बनाएंगे, कोई एतराज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप तानाशाही तरीके से जो आपकी गुफ्तगू है, और मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं जो आप अपने लीडर्स तक पहुंचा दीजिएगा, आप सुनक को फॉलो मत कीजिए, आप लिज ट्रस को फॉलो कीजिए। लिज ट्रस ने कहा कि मैं अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर सकती, इसलिए 45 दिन में इस्तीफा दे रही हूं। प्रधानमंत्री से कहिए कि 8 साल में अपने वादे पूरे नहीं कर पाया, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। बीजेपी में अच्छे नेता हैं, राजनाथ सिंह को बना दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सेकुलर आदमी है, गडकरी को बना दीजिए, सेकुलर आदमी है। राशिद जी, अगर सबसे सलाह मशविरा किया जाता है, तो मैं सुधांशु जी से इस बात का जवाब लूंगी। राशिद जी, अगर सबसे सलाह मशविरा किया जाता है यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, तो क्या सहमत रहेगी कांग्रेस भी, बीजेपी का साथ देगी, सब एक साथ मिलकर निकाल पाएंगे? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी सारी पार्टीज रिलीजियस लीडर्स को बुला के कंसेंसस बनाइए, कोई एतराज किसी को नहीं होगा। लेकिन ये काम आप करेंगे नहीं, ये तो जब जब चुनाव आएगा तब इस मुद्दे को उठाएंगे, चुनाव चला जाएगा मुद्दा खत्म हो जाएगा। यही आपकी राजनीति है, आप हमेशा यही करते चले आ रहे हैं पूरे। सुधांशु जी, ये किस तरीके की राजनीति है? राशिद अल्वी जी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो ये विश्वास दे रहे हैं कि अगर आप सबको बिठाएंगे, सबसे बात करेंगे, अपनी तानाशाही छोड़कर जो वो आरोप लगा रहे हैं, तो हम सब साथ रहेंगे। लेकिन आप तो सिर्फ थोपना जानते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं, एक नहीं सैकड़ों महिलाएं आई थी ट्रिपल तलाक हटाने के पक्ष में, कोर्ट में भी वो गई थी। कौन कह रहा है कि कंसल्टेशन नहीं हुआ? मगर ये कंसल्टेशन का अधिकार किसको देना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। अब मैं एक फिर सीरियस बात कह रहा हूं, प्राची जी, इस देश में सारी समस्या जानते हैं किस दिन से आई? जिस दिन से देश सेकुलर हो गया। 1976 42वां संविधान संशोधन, भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय, इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र का गला घोटकर सारे अपोजिशन को जेल में डाल के जब ये किया गया, तो राशिद अल्वी साहब जी की एक बात से मैं सहमत। अरे मुसलमानों में एक से एक ज़हीन लोग होते थे। एक जमाना था, कौन नहीं था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, एक से एक फनकार, उस्ताद जाकिर हुसैन। ये बताइए, एक से एक बड़े शायर, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, जिगर मुरादाबादी, हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी, क्या नहीं थे? एक से एक देशभक्त, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, और इतना बड़ा साइंसदान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मगर जब से सेकुलर हो गया ना 76 के बाद, ये प्रतीक खत्म हो गए। अब कौन? जाकिर नायक, अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां, अरे इतना ही नहीं, हाफिज साहब, ओसामा जी। ये क्या होने लगा? ये राजनीति कौन सी थी भाई?
ये किसने कहां से कहां राजनीति में पहुंचा दिया। और मैं पूरे अदब और एहतराम से पूछता हूं, डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ पिछले 100 साल में, और जब उसको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया तो आप लोग समर्थन के बजाय विरोध किए। 2007 जब आप लोग सत्ता में आ गए थे, कलाम साहब को सेकंड टर्म न मिले, ये आप लोग पूरी तरह खड़े हुए थे, अड़े हुए थे। और 2007 ही वो वर्ष था जब अफजल गुरु को क्षमा याचना मिले, इसके लिए भी अड़े थे, और 7 साल वो याचना बैठी रही। बताइए डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में कौन गया? ये याकूब मेनन, बुरहान वानी और अफजल गुरु के लिए तो खूब ट्वीट किए। कौन गया सेकुलरिज्म का सूरमा? बताइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पहली शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 1947 को, उन्हें भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला 2001 में। कलाम मेमोरियल में आज तक कितने सेकुलर लोगों ने जाके अपनी फोटो खिंचाई है? जनाब इसकी बात नहीं है, सियासत तो यह हुई कि मुसलमानों में जो प्रतीक एक से एक फनकार, कलाकार, बुद्धिमान होते थे, उसकी बजाय अपराधी और आतंकवादी उनके प्रतीक हो गए। और आपका आग्रह है कि उनसे कंसल्टेशन करना चाहिए। तो इसे मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहना चाहूंगा कि मुसलमानों की हालत यह हुई कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, एक और बात वो कर रहे थे कि आप स्टेट वाइज क्यों कर रहे हैं? ये तो पूरे देश का मसला है ना। अगर आप गुजरात में कर रहे हैं, आपने उत्तराखंड में कर दिया, तो पूरे देश में क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? और चुनाव के वक्त आप ये शगुफा छोड़ देते हैं, जैसे केजरीवाल ने अभी हिंदू देवी देवताओं के फोटो के शगुफा छोड़ा है। मैं तो इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। शगुफा तो तब माने जब हमने कभी न कहा हो न लिखा हो, अचानक छोड़ दे जैसे केजरीवाल ने किया। हमने तो चुनौती से कहा एक हमारा मैनिफेस्टो दिखा दीजिए जिसमें न लिखा हो। अब तो नेट पे भी बहुत से अवेलेबल हैं, जाके दिखा दीजिए। साहब आपने तो नहीं कहा था। अरे हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं, और पिछले चुनाव में भी कहा, 71 साल से कहते चले आ रहे हैं। 80 के बाद वाले तो सारे अवेलेबल हैं। बीजेपी के बनने के बाद उसको तो सर्च करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसानी से मिल सकते हैं। तो जो हमारी प्रतिबद्धता, और फिर हमने ईमानदारी क्या की, कैबिनेट से पास किया, बिल्कुल ईमानदारी से। पूरे देश की बात कर रहे हैं। राशिद अलवी जी भी कह रहे थे कि आप पूरे देश में करिए ना, आप अलग अलग स्टेट में क्यों कर रहे हैं? पूरे देश की बात। यही बात हम कह रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं उनका स्टैंड क्या है। हम तो कह रहे हैं अगर एक राज्य में था ना, गोवा में, तो ऐसा तो नहीं था कि एक राज्य में नहीं था। और गोवा तो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है। और सुलभ संज्ञान के लिए भी बता दूं, गोवा के हाल के संपन्न चुनावों में 40 सीटें थी, उसमें 18 क्रिश्चियन को हमने टिकट दिया था। जो ये लोग ये कहते हैं कि साहब इसको नहीं देते, उसको नहीं देते, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा हम उनको पूरा सम्मान देते हैं। हमने इसीलिए मुस्लिमों में भी हम किसको सम्मान दिए? डॉक्टर कलाम को। मैं पूछना चाहता हूं, 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई थी, कोई गया था उनके परिवार से मिलने? मोदी जी ने उनके परिवार को, उनकी पत्नी भी जिंदा थी, सेकुलरिज्म पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं सुधांशु जी, और अपनी मंशा भी बता रहे हैं कि हमने तो छुपाया नहीं ना किसी से, ये तो हमारी मंशा थी, हम तो पहले से कहते आए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। इसमें आपको कैसे लग गया कि चुनावी स्टंट है? देखिए अभी तक तो मैं सोच रहा था कि बीजेपी नफरत की और एंटी मुस्लिम राजनीति करती है, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकुलरिज्म के भी वो खिलाफ है। तो खुल के बोलिए ना कि संविधान का सेकुलरिज्म खत्म हो जाना चाहिए। आप कहिए। और आप ब्रिगेडियर हामिद के बारे में कह रहे हैं, आपको मालूम है कि उनका परिवार कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा है? आप यहाँ टीवी पे बैठ के तो बोल देते, लेकिन आपकी सरकार उनका कोई ख्याल नहीं कर रही। कितनी परेशानियों के अंदर वो जिंदगी गुजार रही। और आपका कहना कि मैनिफेस्टो में हमने लिखा था, मेरे अजीज दोस्त, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो छापती है, लेकिन जब सरकार आती है तो सबके मशवरे से काम करती है, सबकी राय लेके काम करती है। हमारी 10 साल की सरकार थी, मैं राज्यसभा में था, हम 10 बार बीजेपी से मशवरा करते थे। अरुण जेटली जी लीडर थे आपके, उन्हें बुला के बात करते थे, कानून में तब्दीलियां करते थे। वो कहते थे ये तब्दीली करो, वो तब्दीली करते थे, और उसके बाद वो कानून पास करते थे, स्टैंडिंग कमेटी में भेजते थे। आप तो स्टैंडिंग कमेटी का नाम ही भूल गए हैं। जितने कानून बना रहे, 3 तलाक का कानून बनाया, किसानों का कानून बनाया, किसी से आपने मशवरा नहीं किया।
स्टैंडिंग कमेटी के अंदर नहीं भेजा, सीधा पार्लियामेंट में, चूंकि आप चलिए ठीक है, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। सुधांशु जी एक लाइन में बता दीजिए, आप मशविरा लेंगे तो तानाशाही कांग्रेस के सीनियर लीडर से और बस बाकी एक लाइन अपने में। सहयोगियों से? मैं राशिद अलवी से पूछना चाहता हूं, शाबानो केस में कितना कंसल्टेशन किया था? चलिए अब 2 सीटों के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ बोर्ड एक्ट 1995, हम मेन अपोजिशन पार्टी थे, दिखा दे कोई ठीक। कंसल्टेशन किया हो, रिकॉर्ड्स में हो। चलिए सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। माफी के साथ आप सभी को बीच में रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।